पहला जो आर्टिकल है वो यूरोप में मैसिव वाइल्ड फायर्स देखी जा रही हैं तो उनके रिगार्डिंग है। सेकंड आर्टिकल में जो ईरान वॉर की वजह से फर्टिलाइजर क्राइसिस खड़ा हो सकता है या फिर जो इसका इम्पैक्ट फर्टिलाइजर्स पे आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग एनालिसिस है। नेक्स्ट आर्टिकल में इंडिया बहुत से कंट्रीज़ के साथ एफटीए साइन कर रहा है तो इस जो स्ट्रेटजी में कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं तो उनके रिगार्डिंग आर्टिकल आया है। नेक्स्ट आर्टिकल में जो पीएम श्री योजना है तो उसमें उसको लेके केरला में एक डायलेमा फेस किया जा रहा है तो उसका एनालिसिस है तो वो देखेंगे। और लास्ट आर्टिकल में क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पावर हाउस बनाने में उसका क्या रोल हो सकता है तो उसको एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल में जो यूरोप में मैसिव वाइल्ड फायर देखी जा रही है। तो पिछले कुछ वीक्स में क्या देखा जा रहा है कि जो ग्रीस में बहुत इंटेंस वाइल्ड फायर देखी गई है, साथ ही फ्रांस में भी बहुत सारे वाइल्ड फायर देखे गए हैं। स्पेन में देखा जाए तो 1,72,000 हेक्टेयर जल गए हैं। और पुर्तगाल में जो इटली साइप्रस क्रोशिया तो अदर कंट्रीज़ में भी वाइल्ड फायर देखी जा रही है। तो देखो इन सब का रीज़न बता रहे हैं कि साइंटिस्ट मोस्टली बोल रहे हैं कि एक तो क्लाइमेट चेंज है और जो क्लाइमेट विप्लास है यानी रैपिड स्विंग देखा जा रहा है जो वेदर एक्सट्रीम है उनके बीच में। और बहुत डिकेड से एक जो लैंड यूज पैटर्न है इसमें भी चेंज देखा जा रहा है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से ये वाइल्ड फायर्स इतने मैसिव स्केल पे देखे जा रहे हैं। तो और इसके अलावा अगर हम वेस्टर्न यूरोप में देखें तो वहाँ बहुत सारे ड्राई स्पेल देखे जा रहे हैं जिससे सर्ब और ग्रास इसकी ग्रोथ देखी गई है। ठीक है। और जो उसके बाद जो सक्सेसिव हीट वेव्स आए उसकी वजह से भी जो ड्राई ग्रास थी वो और ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगी। और सेम पैटर्न जो कैलिफोर्निया फायर्स थे वहाँ भी देखे गए थे लास्ट ईयर। साथ ही एक और जो मेजर फीचर देखा जा रहा है वो है कि जो पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है यानी फायर फायर क्लाउड्स है वो बन जा रहे हैं। और उसकी वजह से भी ये फायर्स क्या कर रही हैं फिर फर्दर जो न्यू फायर्स है उनको जन्म दे रही हैं। और ये जो क्लाउड्स है ये 10 से 15 किलोमीटर इन द स्काई इतना ऊंचे तक मतलब एक फायर बबल बना लेते हैं। और फिर जो नए डेंजर विंड्स हैं वो इनको फर्दर जो फायर्स को फ्यूल करने का काम करती हैं। तो अगर हम जो बियॉन्ड क्लाइमेट अगर रीजन्स देखें तो जो रूरल लैंड में जो चेंजेस देखे जा रहे हैं जो पैटर्न्स में चेंजेस देखे जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है जो ये फायर्स हैं उनको वो फ्यूल हो रही हैं। तो पहले जहाँ जो ग्रेजिंग लैंड थी वो अब धीरे धीरे क्या हो गई है जो डेंस सर्ब और ड्राई वेजिटेशन में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे में ईयू ने भी एक्नॉलेज किया है कि जो ये फायर एक्टिविटीज़ है वाइल्ड फायर्स है इनसे एनुअली यूरो 2.5 बिलियन इतने का डैमेज और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लॉस हो जा रही है। तो जो फायर्स है उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो प्रोएक्टिव एग्रो फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। साथ ही जो रूरल अबेंडनमेंट है उसको भी एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे में बोल सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज और लैंड यूज पैटर्न ये दोनों कॉम्बिनेशन काफ़ी जो सेल्फ एम्प्लीफाइंग वाइल्ड फायर्स हैं उनको जनरेट कर रहे हैं। और वाइल्ड फायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तो नुकसान कर रहा है, इसके अलावा जो एयर क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी इसका इम्पैक्ट किलोमीटर अवे ले जा रहा है। तो ये इंसिडेंट दिखा रहे हैं कि हमें प्रोएक्टिविटी लैंडस्केप मैनेजमेंट और जो क्लाइमेट अडेप्टेशन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए अलॉन्ग विद जो फायर फाइटिंग कैपेसिटी है उसके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें बोला गया है कि भाई ईरान वॉर हुआ अभी तो उसकी वजह से एक काफ़ी बड़ा क्राइसिस खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी जो फर्टिलाइज़र क्राइसिस है वो उतना एग्रीवेटेड नहीं हुआ। तो इसके क्या रीजंस है, तो देखो यूएस इजराइल और ईरान में वॉर हुआ उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो क्लोज हो गई। तो इसकी वजह से एक मतलब बिगेस्ट ग्लोबल एनर्जी शॉक देखा गया। लेकिन इंडिया का जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसमें भी स्पेशली यूरिया है तो वहाँ देखा गया कि जो गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव सप्लाई मैनेजमेंट है और वीक डिमांड है ड्यू टू डेफिशिएंट मानसून, इसकी वजह से क्या हुआ उतना बड़ा एग्रीवेटेड जो क्राइसिस है वो नहीं खड़ा हुआ। तो देखो इंडिया में जो यूरिया प्रोडक्शन है वो 17.5 लाख टन हो गया था मार्च 2026 में। अगर हम पिछले साल मार्च में देखें तो जो 25 लाख टन के आसपास था। तो इसका मेन रीज़न क्या था, जो एलएनजी इंपोर्ट्स है इंडिया के वो 53 से 54% कम हो गए थे। मोस्टली हम एलएनजी इंपोर्ट कर रहे थे कतर और यूएई से।
तो जो ब्लॉकेड की वजह से और ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स हुए उनकी वजह से हिट हुआ। लेकिन जो अप्रैल में, जो मार्च में 17.5 था, लेकिन अप्रैल में दोबारा रिकवर हो गया, 21 लाख टन तक हो गया। तो ये दिखा रहा है कि भाई जो ईयर ऑन ईयर है वहाँ भी देखा गया कि पिछले साल से कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन जो बाकी फर्टिलाइजर्स है यूरिया के अलावा, जैसे डीएपी और जो सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, अमोनिया हो गया, तो ये वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें ये कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा बुरी तरह से हिट हुए, क्योंकि मोस्टली हम जो इम्पोर्ट्स हैं वो वेस्ट एशिया से कर रहे थे, और वहाँ पर जो प्राइस हाइक है वो शार्पली इंक्रीज हो गई। तो यूरिया के अलावा जो बाकी फर्टिलाइजर्स है उन पे ज़्यादा इम्पेक्ट आया। तो देखो इससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट गेल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्प हो गया, इनको बोला कि जो एलएनजी सोर्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर दो, और जो एलएनजी हो यूएस, ओमान, नाइजीरिया, अंगोला, इंडोनेशिया, इनसे तुम खरीदना चालू कर दो। इवन जो स्टेट ओन्ड आईपीएल और एनएफएल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी अपने इंपोर्ट्स इस पीरियड में बढ़ा दिए गए। अब जो हायर इंपोर्ट कॉस्ट है वो बेसिकली सब्सिडी के थ्रू कवर की जा रही थी, रेदर देन की सप्लाई शॉर्टेज फॉर फार्मर्स। तो हालांकि ये है कि अब इससे ओवरऑल जो सब्सिडी बजट है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो वीक एल निनो है उसकी वजह से भी क्या हुआ है कि पिछले साल से 10-12% रेन कम हुई है इस सीज़न में, तो उससे जो खरीफ की शोविंग है वो भी कम हो गई, तो उससे भी फर्टिलाइज़र डिमांड है वो कम हुई, और जो सप्लाई प्रेशर है वो ईज हुआ। बाकी जो देखे डीएपी और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के, वो ऑलरेडी वल्नरेबल थे, क्योंकि यूक्रेन ने रशियन जो रिफाइनरीज है उनके ऊपर स्ट्राइक कर दी थी। उसके बाद वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ तो उससे और हालत बुरी हो गई। तो बोल सकते हैं कि जो बाकी रिफाइन फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि भाई इंडिया में यूरिया सप्लाई है उसका जो इम्पैक्ट है उतना ज़्यादा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया कि जो इंपोर्ट्स हैं और जो यूरिया एंड एलएनजी के रिगार्डिंग इंपोर्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर दिए, और जो वीक मानसून है उसने भी डिमांड को कम किया। लेकिन जो डीएपी और बाकी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी रबी सीज़न सामने है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें इंडिया के जो एफटीए के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी है उसमें प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो इंडिया ने रिसेंटली यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ओमान, यूके, ईयू और न्यूजीलैंड, इनके साथ एफटीए साइन किए। साथ ही जो यूएस हो गया, गल्फ कंट्रीज़ है, कनाडा, इनके साथ एफटीए के रिगार्डिंग टॉक्स चल रही हैं। तो ऐसे में बता रहे हैं कि इंडिया के ने जो मेजर एशियन एफटीए पार्टनर्स हैं उनके साथ जो एफटीए किए हैं वो इम्पोर्ट ड्रिवन है, जहाँ जिससे क्या होगा, जो ट्रेड डेफिसिट है वो और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा, और जो एक्सपोर्ट है वो रेदर देन एक्सपोर्ट बूस्ट होने के, तो हमें एक्सपोर्ट बूस्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखो इसके रिगार्डिंग डेटा भी दिया है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो एशियन कंट्रीज़ के साथ 2012 में $10 बिलियन था, वो अभी बढ़ के $50 बिलियन हो गया है 2025 में। इवन सिंगापुर के साथ हमारा क्या था, ट्रेड सरप्लस था, वो भी अभी किसमें, एफटीए के बाद ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम इंडिया के इंपोर्ट बास्केट की बात करें एफटीए पार्टनर्स के साथ, तो एशियन के साथ पहले कितना था, 3.42% हम क्या कर रहे थे, एशियन के साथ इंपोर्ट कर रहे थे। अब उसको क्या हो गया, 1.71 हो गया है। इसका मतलब बेसिकली उनके ट्रेड बास्केट में हमारा शेयर, तो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ये दिखा रहा है। तो सिंगापुर के को जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो 1.71% हो गया है। ऐसे ही जो साउथ कोरिया है वो भी पहले 1.31% इम्पोर्ट कर रहा था, 1.02% हो गया है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी कम हुई है। ऐसे इंडिया का जो ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन है वो भी मतलब फॉल किया है रेदर देन राइज करने के। तो इस सब में प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया ने एज्यूम किया कि जैसे हम एफटीए वगैरह साइन करेंगे तो उससे हमारा जो ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन है वो डीपन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही हम देखें कि इंडिया अभी क्या कर रहा है, मोर एफटीए साइन करने पे फोकस कर रहा है, लेकिन हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ऑथर का मानना है कि टैरिफ एलिमिनेशन है अंडर एफटीए, तो वो कोई उपाय नहीं किया, उसको वो कंपनसेट नहीं कर सकता हमारी जो वीक डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको। साथ ही हमें जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है।
तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं कि जो एफटी है वो बेसिकली टैरिफ एलिमिनेशन वगैरह तो उनमें देखा गया, लेकिन जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उस और जो डीपर जीवीसी है मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन है, उसको बूस्ट नहीं किया। तो ऐसे में हमें डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ है या इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क है उस पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है। केरला में जो एक डायलेमा चल रहा है उसके रिगार्डिंग है। तो देखो, जो न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस लेड यूडीएफ गवर्नमेंट है, तो उसके सामने एक डायलेमा है जो पीएम श्री यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग। देखो, सिमिलर डायलेमा प्रीवियस जो एलडीएफ गवर्नमेंट थी उनके सामने भी देखा गया था, और बाद में उन्होंने एक एमओयू साइन किया था अक्टूबर में लास्ट ईयर। तो देखो, जो यूडीएफ है उसने पहले जो एलडीएफ था जो गवर्नमेंट थी उसको अक्यूज किया था कि जो एनईपी है उसको प्रॉपरली ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। बट बाद में एलडीएफ ने एमओयू साइन कर लिया और बोला कि एमओयू साइन करके उन्होंने केरला को बिट्रे किया है, लेकिन अब जो यूडीएफ गवर्नमेंट है वो एनईपी को कंटिन्यू कर रही है और बोल रही है कि ये तो ऑलरेडी क्या है, एक एग्रीमेंट की पार्टी है। साथ ही केरला को अभी क्या है, अर्जेंटली 11,000 करोड़ इतनी फंड की रिक्वायरमेंट है, ताकि मतलब रिक्वायरमेंट है एजुकेशन फंड की, लेकिन ये सेंटर ने इतना फंड विदहोल्ड कर रखा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर फिर एक फिजिकल प्रेशर है कि उसे कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो इवन यूडीएफ के अंदर भी देखा है तो जो इंटरनल फॉल्ट लाइन है वो भी दिख रही हैं कि कई बार वो फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं, कभी डिनाइल कर रहे हैं, कभी उसको रिवर्स कर दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी दिखा रहा है कि भाई सर्टेनिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। अब देखो, सेंटर ने बिल्कुल ये क्लियर कर लिया है कि जो भी स्टेट्स हैं वो एमओयू साइन नहीं करेंगे रिगार्डिंग पीएम श्री, तो उनको क्या करेगा, जो पीएम श्री के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। सिमिलरली पंजाब में भी ऐसा देखा गया था, उन्होंने पहले ऑप्ट आउट किया था 2023 में, लेकिन बाद में जब फंड्स फ्रीज हो गए तब उन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्स कर लिया। अब एमओयू में क्या होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि आपको एनईपी को बिल्कुल इटरनिटी में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, साथ ही जो एनसीईआरटी करिकुलम है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फियर है स्टेट्स में कि कहीं जो करिकुलम बेस्ड सेंट्रल इंटरवेंशन है वो इन्वोक हो सकते हैं। अब यूडीएफ के पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो क्या करे, तमिलनाडु ने सिमिलर चीज़ करी थी कि भाई सेंटर को करिकुलम जो फ्रीडम है उसके रिगार्डिंग लेटर लिखे और अपने जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो रेज करें। तो ऐसे में हम क्या देख सकते हैं कि मान लो इवन डायरेक्ट करिकुलम इंटरवेंशन ना भी हो आज, फिर भी जो स्टेट्स हैं उनमें एक अप्रीहेंशन देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या जो टीचिंग मटेरियल है उसके रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन दे सकती है और उनको इम्पोज करने के लिए विदाउट साइनिंग जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो ओवरऑल ये क्या दिखा रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो टेंशन है इंडिया में उसको दिखा रहा है। तो जो पीएम श्री डायलेमा है इंडिया में वो बिल्कुल इंडिया के जो फेडरल एजुकेशन गवर्नेंस है उसमें जो स्ट्रक्चरल इशू है उनको कैप्चर कर रहा है। साथ ही दिखा रहा है कि जो यूडीएफ या जो करंट गवर्नमेंट है उसकी केरला में अभी, तो उसमें एक डायलेमा देखा जा रहा है फिजिकल नेसेसिटी और आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आर्टिकल क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग है कि ये कैसे स्ट्रेटेजिक पावर के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या क्या हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर, इसके अलावा जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो सब क्रिटिकल मिनरल्स का पार्ट है। तो इनिशियली तो क्या थे ये, मतलब रिसोर्स पॉलिसी में इतना सेंट्रल पोजीशन नहीं देखी जा रही थी इनके, लेकिन अब इनको जो इंटर इंडस्ट्री स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी के लिए एक सेंट्रल पोजीशन ले रहे हैं। साथ ही जो डीकार्बोनाइजेशन और डिजिटलाइजेशन है उसके लिए भी एक नए ऑयल की तरह काम कर रहे हैं, यानी इनका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। तो ग्लोबली हम देखें तो ग्लोबली जितनी भी रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो मोस्टली जो 3 रिफाइनिंग कंट्रीज़ है उनमें कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अभी देखें 2024 में तो 86% रिफाइनिंग मार्केट शेयर क्या है, टॉप 3 कंट्रीज़ के पास है, और उनमें भी चाइना है वो लीड कर रहा है कि जो 20 में से 19 स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनकी रिफाइनरी कहाँ है, चाइना में कॉन्सेंट्रेटेड है। साथ ही देखा जा रहा है कि भाई जो कॉपर की सप्लाई है उसमें भी शॉर्टफॉल आने के चांस हैं, कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2035 तक शॉर्टफॉल देखा जाएगा।
और रेयर अर्थ की डिमांड तो बिल्कुल डे बाय डे राइज कर ही रही है, क्योंकि पावर सेक्टर जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें इसका यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है। 2025 में देखा गया कि चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के रिगार्डिंग नॉर्म्स लेके आया। तो उससे जो इसकी यूटिलिटी है एनर्जी सेक्टर, डिफेंस, एआई, सेमीकंडक्टर, तो वहाँ कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। और इसके रेस्पॉन्स में जो ईयू ने क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट पास किया और यूएस ने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन इसके रिगार्डिंग एफर्ट्स चालू कर दिए, तो वो भी एक रेस्पॉन्स दिखा रहा है। इंडिया में बात करें तो इंडिया के जो डोमेस्टिक रिजर्व हैं वो कोबाल्ट के हमारे पास 45 मिलियन टन है, कॉपर के 165 मिलियन टन, ग्रेफाइट के 210 मिलियन टन और निकल के 190 मिलियन टन। स्टिल हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। मोस्टली जो लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, और इसमें चाइना डोमिनेट करता है प्रोसेसिंग रिफाइनिंग में। तो देखो जो रियल बोटलनेक है वो माइनिंग नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग है। और मोस्टली इसमें जैसे चाइना का बहुत वर्चस्व है, तो रेयर अर्थ मेटल की प्रोसेसिंग है 90% चाइना में होती है। ऐसे ग्रेफाइट प्रोसेसिंग हो गई, और जो कोबाल्ट की प्रोसेसिंग है वो 75%, और लिथियम की 70% जो लिथियम प्रोसेसिंग है उस पर चाइना चाइना का कैप्चर है। अब क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए 2023 से इंडिया ने क्या किया है, सबसे पहले तो 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया, जिसमें 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स और 50 ओवरसीज माइनिंग एसेट्स, उनको उनके ऊपर इंडिया क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है बाई 2030-31। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया की जो काबिल विदेश है उसने भी 15,000 हेक्टेयर्स का एक लिथियम एक्सप्लोरेशन एरिया सिक्योर किया है अर्जेंटीना में। ठीक है, और 2026-27 के बजट में भी अनाउंस किया गया है कि जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है वो उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ बनाए जाएंगे। इंडिया यूएस का जो क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल हमारे को एक फर्दर डिप्लोमेटिक लिवरेज देता है। तो ओवरऑल हम देखें तो इंडिया के यहाँ कैसे कंस्ट्रेंट है कि भाई एक तो एक्सप्लोरेशन उतना सेलो देखा गया है, रेगुलेटरी मेजर्स, रेगुलेटरी क्लियरेंस भी काफ़ी स्लो हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी अभी कम है, और जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको भी एनहेंस करने की ज़रूरत है। तो हम ओवरऑल देखें तो मोस्टली रिसाइकलिंग है ना, वो हमारे लिए क्या हो सकती है, मोस्टली जो कॉपर और ग्रेफाइट है उसके लिए मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सप्लाई चेन को इंश्योर करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भाई चाइना बिल्कुल जो ग्लोबल मिनरल रिफाइनिंग है उसको डोमिनेट कर रहा है, और जो इंडिया की क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन है वो बिल्कुल बढ़ रही हैं और डे बाय डे। तो ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए, एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के अलावा जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन कैपेसिटीज़ है उनको बढ़ाया जा सके। सो आज के डिस्कशन में इतना ही। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।